हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग सीटेट पेपर 2 के साइंस के पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आए हैं, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जिनका 15 दिसंबर को पेपर है वो कोशिश करें कि वो प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2021 से 2024 तक जितने भी पेपर आए हैं उन सब का क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार रिवीजन करके एग्जाम देने जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे गए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय को नियंत्रित करता है। तो आपने पढ़ा है कि यह थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है। और यह जो है आपका थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है, और यह हमारे आहार में आयोडीन क्या करता है, आयोडीन इस ग्रंथि को क्या करता है, कामकाज को प्रभावित करता है। तो ये आपने पढ़ा है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मानव पाचक तंत्र में पीत रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं, अमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बनाता है। आपको मालूम है कि हमारे पेट में HCl अम्ल पाए जाते हैं जो भोजन को अम्लीय बना देते हैं। अब छोटी आंत कहता है कि हम भोजन को तभी पचाएंगे जब वो क्षारीय होगा, तो ये जो पीत क्या करता है, यह भोजन को क्षारीय बनाकर छोटी आंत में भेजता है। तो ये ऑप्शन आपका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि ये वसा के पाचक में सहायता करता है। तो जो आपका लीवर का काम है, यह क्या करता है, वसा को तोड़ता है, तो एक तरह से ये पाचन में सहायता करता है। तो यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन सही है, तो ए और बी यहाँ पर दोनों आपका सही है, ठीक है। चलिए अब हम 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि माध्यम ए का घनत्व, ठीक है, माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है। यानी कि जो ए का घनत्व है वो बी के घनत्व से अधिक है, किंतु सी के घनत्व से कम है, यानी कि सी के घनत्व से कम है। तो किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेजी से गति करेगी, ठीक है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जिसकी डेंसिटी कम होती है ध्वनि उसमें तेज होती है, ठीक है। डेंसिटी कम तो उसकी ध्वनि उसमें ध्वनि क्या होती है, तेज। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व घटता है ध्वनि की गति जो होती है बढ़ती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे कम घनत्व किसका है, बी का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, इसमें ध्वनि सबसे तेज होगी। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि उष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान की ओर प्रभावित होते। मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, तो ये तो आपने ऑब्जर्वेशन किया कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, मानव शरीर का आपका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो, ये क्या हुआ, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि यह तापमान जो आपका है वो हाई टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका अनुमान हो जाएगा। देखिए अनुमान को यहाँ पर इन्फ्रेंस दिया है, अगर इन्फ्रेंस को आप सर्च करिएगा तो इसका मतलब आपका अनुमान भी होता है, निष्कर्ष भी होता है। तो ये एक निष्कर्ष होता है कि जो हमारा ऊष्मा है वो उच्च हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है। और ये आपने ऑब्जर्वेशन किया कि हमारे मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि S1 जो है वो आपका अवलोकन है, S2 जो है अनुमान या फिर निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान या निष्कर्ष, दोनों होता है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पिघलती है, तो उसका तापमान क्या होता है, तो उसका तापमान आपका समान रहता है। देखिए क्यों समान रहता है, जब तक अवस्था या चेंज नहीं करेगी तब तक जो होता है इसका तापमान क्या होता है, समान रहेगा, ठीक है। जब तक बर्फ ना पिघल जाए तब तक टेम्परेचर जो होता है सेम रहता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करती है, यानी कि इंक्वायरी ओरिएंटेशन। देखिए जांच पड़ताल वाले में मैंने आपको कुछ स्टेप पढ़ाए थे आपका साइंस पेडागोजी के मैराथन में, कि सबसे पहले क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, फिर उस पर प्रयोग करेंगे यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे, और लास्ट में हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये सभी प्रोसेस हम किस चीज़ में करेंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों को तैरने और डूबने से संबंधित गतिविधियों में क्या करना है, हमें संलग्न करना है। जब बच्चे इसमें संलग्न होंगे तो ये सभी प्रोसेस वो खुद करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपको अलग से चैप्टर कराया था जो आपके क्लास 10th में पूछे गए, ठीक है। क्लास 10th के क्वेश्चन आए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसमें बहुत अच्छे से एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो परमाणु संख्या 9 है। अब देखिए परमाणु संख्या आपको मालूम है कि किसका होता है, फ्लोरीन का। एक मिनट, परमाणु संख्या फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर 9 हो गया। अब इसका द्रव्यमान संख्या आपको याद होना चाहिए कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 19 होता है। और याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को मिलाकर। और जो आपका ये परमाणु संख्या होता है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि परमाणु संख्या 9 है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या
कितना होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या आपका 19 होना चाहिए, यानी कि ए नंबर 19 होगा। तो यहाँ पर आपका एक 19 है, एक यहाँ 19 है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट कर रहा है बी कर रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 है, 19 में 9 है, तो यहाँ पर आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। ये मैंने पूरी अच्छे से करवाया था। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गया। प्रोटोनों की संख्या मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटोन के बराबर है, तो प्रोटोन भी यहाँ पर 9 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितना 10 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप इसका निकालिएगा, द्रव्यमान संख्या 24 है। अब देखिए जिसका द्रव्यमान संख्या 24 है वो होता है सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12। तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का आपका परमाणु संख्या 12 हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 24 हो जाएगा। ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना प्रोटॉन आपके बराबर होता है, ठीक है। तो जहाँ जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, और जितना यहाँ पर प्रोटॉन होगा उतना ही यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 12 आपके प्रोटॉन है तो 12 आपके न्यूट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि इसमें सभी आंसर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। यौगिकों के संबंध में आपका यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यौगिक संगठक पदार्थों के गुण को दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए प्रत्येक यौगिकों के संयोजन सदैव स्थिर निश्चित होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, कि प्रत्येक यौगिकों का संयोजन सदैव क्या होता है आपका निश्चित होता है, तो ये तो ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए सी जिसमें होगा वो ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो सी आपका इसमें भी तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सी इसमें भी तो नहीं होगा, इसमें भी। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्योंकि ये सभी गलत है कि यौगिक संगठक पदार्थों के गुण को दर्शाते हैं, ये नहीं है। इसके बाद केवल तत्व यौगिक बनाने की विक्रिया कर सकते हैं, यौगिक और भौतिक रासायनिक विधियों को पृथक किया जा सकता है, तो ये तीनों क्या है, गलत है। ए बी और डी आपका गलत है, यहाँ पर सी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप मिला लीजिएगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण में उपयोग वाहनों में पार्श्व दर्पण पीछे के मिरर को क्या कहते हैं, रिव्यू मिरर के रूप में होता है, ठीक है। हाँ, गाड़ियों में आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये कह रहा है कि शीर्ष यह ऊर्ध्व शीर्ष और विवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि इरेक्ट, यानी कि क्या इरेक्ट मतलब सीधा। हम हाँ, आप देखें अगर गाड़ी में जो शीशे पीछे देखने के लिए शीशा लगता है उसमें आपको सीधा ही प्रतिबिंब दिखता होगा, इरेक्ट दिखता है। इन लार्ज इमेज कह रहा है, यानी कि वस्तु से बड़ा। देखिए वस्तु से बड़ा नहीं दिखता, अगर आप पीछे देखेंगे पीछे वाले शीशे में तो देखेंगे जितनी भी रोड पर गाड़ी है सब आपको छोटा सा शीशा में दिख जाता है, सबका प्रतिबिंब छोटा छोटा दिखता है। तो यहाँ पर इन लार्ज की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि इनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जितने भी पीछे गाड़ी के आपके पीछे जितनी गाड़ियाँ रहेगी वो सब आपकी इस छोटे से शीशे में दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 69 का कि ए सही है, और केवल R2 जो है ये R2 है जो ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत गीजर जैसे यंत्रों के तापन तंत्र में किया जाता है। बिल्कुल सही है, हाँ, नाइक्रोम का यूज करते हैं। नाइक्रोम उच्च गलनांक तथा निम्न प्रतिरोधक होता है, बिल्कुल गलत। जो नाइक्रोम का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होने के साथ साथ उसका गलनांक भी अधिक होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हेयर ड्रायर में करते हैं, हीटर में करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है निम्न प्रतिरोध, यह निम्न प्रतिरोध नहीं होता, इसका भी प्रतिरोध ऊंचा होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए सही है, किंतु ए सही है और आर आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 71 की हम बात करते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न धारणाएं होती है जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न होती है। निम्नलिखित में से इन अवधारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये अवधारणाएं स्थिर होती है, जो छोटे बच्चों की विज्ञान के प्रति अवधारणाएं होती है वो बिल्कुल स्थिर होती है, ठीक है। यह परिघटनाओं के कारण बनती है, भी सही है। ये समान विकासनात्मक प्रतिरूप का पालन करती है, सही है। इन्हें सरलता, देखिए इन्हें सरलता से परिवर्तित नहीं करें, जो बच्चों की धारणा बनी होती है मन में, इसे आप सरलता से परिवर्तित नहीं करेंगे, उसे बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, उसके बारे में बताना पड़ता है, तो इसे आप सरलता से परिवर्तित नहीं कर सकते। और ये क्या होता है, ये प्राय प्रभाव क्षेत्र वाले विशिष्ट होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा, डी आपका किस में नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये यहाँ पर ये डी नहीं है तो ये हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपका डी है और इसमें भी डी है और यहाँ पर तो ये ई भी है, तो ये हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 नंबर का है
कि सिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियाँ होती है। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो आपका धमनी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, यह बहुत शरीर के अंदर होता है और मोटा इसकी होती है। जो इसकी मोटी क्या होती है, प्रत्यास्थ भित्तियाँ होती है, इसकी मोटी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद कह रहा है कि सिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह की दाब कम होती, कम नहीं होती है जी, ऊंच होती है, तभी ना हाई प्रेशर के साथ पूरे शरीर में जाता है। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केवल ए सही है और आर गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 72 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 73 नंबर का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक, देखिए ये तो मैंने आपको लिख कर बोर्ड पर बताया था कि जो क्रिस्टलीकरण होता है ये आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन ना होकर ये भौतिक परिवर्तन है। तो क्रिस्टलीकरण को याद रखिएगा, ये फिजिकल चेंज है। इसके बाद कह रहा है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन, हाँ बिल्कुल सही है। फल का पकवन एक भौतिक, फल का पकवन भौतिक नहीं, फल पक जाएगा तो कच्चा होगा, नहीं होगा, तो ये आपका गलत दिया। फल का जो पकवन है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये भी मैंने लिख के बोर्ड पर बताया था। यहाँ पर कह रहा है दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन, हाँ बिल्कुल सही, दही से दूध फिर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर बी और डी ऑप्शन सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, एक सेकेंड, ये तो आपका 73 है। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण के माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या होती है, घटती है, और आगे माध्यम सी में प्रवेश करता है तो उसकी चाल जो होता है बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा कि ए का अपवर्तनांक बी और सी से क्या है, अधिक है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 74 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए द्रव में डूबे क्या होता है, निम्नलिखित बिंब का उत्प्लावन बल क्या होता है। देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी कोई द्रव में कोई वस्तु डूबती है तो यह नीचे से एक फोर्स लगता है ऊपर की ओर, तो याद रखिएगा ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, उसे हम बायोंट फोर्स कहते थे। ठीक है, तो ये हमेशा ऊपर की दिशा में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक 76 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि धातुओं की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है सही है। ये है आपके क्लास 10th से फिर क्वेश्चन पूछा गया। धातु अधातु जो मैंने मैराथन क्लास कराए थे उसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज करवाए हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ कह रहा है कि जिंक जो है लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, परंतु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है, गलत। एल्युमिनियम मैग्नीशियम से अधिक, ये गलत। तो यहाँ पर आपका ओनली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से हर बार क्वेश्चन आता है। मैंने मैराथन क्लास में, केमिस्ट्री के मैराथन क्लास में ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से करवाया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि विज्ञान की कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उपख्यात्मक क्या होता है ना, कोडल रिकॉर्ड और जनरल राइटिंग के दौरान, जनरल राइटिंग के दौरान हम नहीं बढ़ा सकते, जनरल राइटिंग फिर से इसमें आ गया, और है ना कोडल रिकॉर्ड के थ्रू भी हम नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 77 का चौथा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि कायिक प्रवर्धन की एक प्रवृत्ति तकनीक है जिसमें तने का एक भाग अथवा पादप की तरुण शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार दबा दिया जाए कि वह शाखा अपने जनक से फिर भी जुड़ी रहे। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई पौधा है, ठीक है, यहाँ से कोई एक तना निकल रहा है, तो क्या करेंगे, इस तनवा को इसे नवा दीजिए और नवाने के बाद इसको मिट्टी से ढक दीजिए और इसका कुछ भाग ऊपर निकल जाए, तो फिर से ये एक पेड़ निकल जाएगा। तो ये देखिए जुड़ा है इससे, तो ये किस में होता है, ये आपका पर्तन यानी किस में होता है, ये आपका लेयरिंग होता है। लेयरिंग आपका जैस्मिन में होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के साफ साफ ये एग्जाम्पल है। देखिए गुलाब में नहीं होता है, क्योंकि गुलाब को देखें और उसको तो आप काट के अलग से लगाते हैं, थोड़ी नहीं गुलाब का कोई पौधा को मिट्टी में दबाते हैं और कुछ भाग उसका बाहर निकला रहता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विज्ञान में नियमों और सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। देखिए लॉ एंड थ्योरी, ये मैंने आपको साइंस क्या बोलते हैं, साइंस पैडागोजी के मैराथन में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो आपका नियम है, देखिए जो आपका ये नियम है ये किस पर, जनरलाइजेशन पर निर्भर करता है। नियम आपका सामान्यीकरण कथन है, जबकि सिद्धांत क्या है, व्याख्या है। जो आपका सिद्धांत है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन। थ्योरी आपका एक्सप्लेनेशन है, और जो लॉ है वो जनरलाइजेशन। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नियम बहुत पुराने होते हैं जबकि सिद्धांत समकालीन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि नियम बदले जा सकते हैं। हाँ भाई, नियम आप बदले जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो नियम है नियम बदले नहीं जा सकते। जो आपका ला है, ला मतलब क्या होता है, ला मतलब नियम हो गए, तो जो आपका नियम एक बार बन गया उसको बदल नहीं सकते। लेकिन सिद्धांत क्या है, एक प्रकार की व्याख्या है। जो थ्योरी है आपका व्याख्या है, इसको तो हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही होगा। तो यहाँ पर आपका S1 और S3 सही होगा। S1 और S3 सही है, जबकि S2 क्या है, S2 गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर। देखिए 80 नंबर क्या कह रहा है कि स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। इसके बाद कह रहे हैं लड़के और लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान की रणनीतियाँ भिन्न होती है। बिल्कुल, देखिए इसको आप कैसे समझ सकते थे कि जो आपने कोहलबर्ग का पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें कैरोल गिरगल ने कहा था कि लड़कियाँ अलग सोच सकती है, लड़के अलग सोच सकते हैं, तो उनके समाधान की रणनीतियाँ भी अलग होगी। इसके आधार पर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, लेकिन आर ए की जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये इसका व्याख्या सही तरह से नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर समस्या समाधान के बारे में बात कर दिया गया है, पर जेंडर लिंग के बारे में बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा चौथा, 80 का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 81 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्हेल और डॉल्फिन के श्वसन से संदर्भ में सही है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए जो आपका मछली होती है, जो आपका व्हेल होता है, ये क्या करता है, यह विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता। जो पानी में ऑक्सीजन विलीन होता है उसका उपयोग नहीं करता, क्योंकि आप व्हेल को देखें, चलिए डॉल्फिन को नहीं देखें तो देखें, लेकिन व्हेल को देखते हैं, ये पानी की सतह पर आती है और एक बार लंबा सांस लेती है, फिर नीचे जाती है, पानी के फुहारे ऊपर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो ऊपर जाकर सांस लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकती है पानी में जो घुला होता है। तो ये ऑप्शन तो सही है। इनके पास गिल से क्लोम होता है, ये गलत है। इसके पास बृहत नासादार होते हैं, बिल्कुल सही। उनका नाक देखिए कितना बड़ा होता है, ठीक है। यह प्राय जल पृष्ठ पर श्वसन लेने के लिए आती है, बिल्कुल सही है कि हाँ एक बार आती है, मुंह निकालती है और काफ़ी ऐसी करके, चाहे डॉल्फिन को भी देखते हैं पानी की सतह पर उछल के नीचे गिरती है। तो ये सब क्या है, तो सही है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ए सही है और आपका डी सही है। तो ए सी डी आपका चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि 84 का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 81 का हो जाएगा आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 82 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपसारी है। अपसारी की बात कर डाइवर्जेंट, जिसके एक क्वेश्चन है और बहुत सारे इसके आंसर हैं, एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर होते हैं। देखिए डाइवर्जेंट की बात करें तो कैसे यहाँ पर कह रहा है कि कैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बदल जाता है। डायरेक्ट एक लाइन का आंसर है, बता सकता है कोई भी। अगर पृथ्वी के आकार में आधा कर दिया है तो गुरुत्व कैसे ये भी आपको बता सकते हैं एक लाइन में। कि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद नीचे आती है, ये भी आप एक लाइन में बता सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्व बल नहीं है। अब इसमें अगर कोई बच्चे से आप क्वेश्चन पूछ देंगे क्लास में तो कितने सारे इसके जवाब हो जाएंगे। तो ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधियां की गई। विद्यार्थियों को 4 लोहे के दंड दिए गए, जिसमें 2 दंड चुंबक हैं। इन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधियों के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं चुंबक की, बात करते हैं तो आपको मालूम है कि किसी भी चुंबक में आपका एक नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहचान करने के लिए बात करें तो बच्चा क्या करेगा, दोनों सभी चुंबक को सटा सटा कर देखेगा। अगर सेम टू सेम पोल आ गए तो वो क्या होता है, एक दूसरे को विकर्षित करता है, दूर भेजता है। और समान पोल आ गए तो एक दूसरे को सटा लेता है। तो बच्चा क्या करेगा, इसमें अवलोकन करेगा। अवलोकन करने के बाद उसे मालूम चल गया कौन कौन है, तो उसका वर्गीकरण भी कर देगा और लास्ट में निष्कर्ष भी निकाल देगा। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 84, अब क्वेश्चन नंबर 84 को हम लोग देखते हैं। ये आपका काफ़ी बड़ा है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं 84। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि वृहत वृत्तीय पर्ण, यहाँ पर कह रहा है वृहत वृत्तीय पर्ण ये आपका कितना उत्प्लवकता को प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि मोमी आवरण आपका तैरता रहने में, हाँ ये आपका मोमी आवरण तैरते रहने में सहायता होता है। तो ए का 3 और बी का 4 किसमें, ए का 3 बी का 4। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि स्वपरागण केवल, ये भी आपका प्रीवियस ईयर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया है कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों। देखिए जहाँ भी केवल लग गया ना, केवल बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। किसी भी स्वपरागण चलिए पुष्पों होता है, लेकिन केवल लगा दिए तो केवल, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपका गलत है। केवल स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में नहीं होता है, पर परागण केवल एकलिंगी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इस वन, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जलने पर ज्वाला देते हैं। ज्वाला यहाँ पर देखिए बात कर रहा है बर्निंग फ्लेम ऑन बर्निंग, फ्लेम देते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ठोस, ये जलने पर वाष्प बनाता है, ठोस ये तो आपका नहीं होगा, गलत है। इसके बाद कह रहा है द्रव तरल में, तो हाँ यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। ये दोनों आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका 84 करें 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि बी और सी आपका दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है, ठीक है। देखिए विज्ञान की प्रकृति के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपके मैराथन में। तो अभी आप क्या करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके साइंस पेडागोजी मैराथन से, जाकर वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 87 नंबर। तो कह रहा है कि वैज्ञानिक विचार
प्रकार सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल गलत। सभी संस्कृति के लोग आपका वैज्ञानिक इसमें अपना योगदान देते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ये लाइन, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। कि इसमें कह रहा है नहीं देते हैं, प्रभावित नहीं है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है कि कोई एकल वैज्ञानिक विधि पद्धति नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए गलत है और बी आपका सही है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही है। ठीक है, अब देखिए 88 की बात करें तो 88 देखिए क्या कह रहा है। 88 में कह रहा है कि सुनीता परख नली टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और फिर 0.5 लीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेती है। वो उपरोक्त प्रक्रिया में उत्पन्न गैस चूने के पानी के माध्यम से गुजरते हैं। अरे देखिए, चूने के पानी का रंग गुजरता है तो वो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने आपको ये पढ़ाया है कि भाई बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, देखिए फिर से आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट का देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद कर रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाँ HCl में है। चूने के पानी का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 का होल ट्वाइस, ये आपका होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गैस निकल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया है। ये आपको एक मैग्नीशियम वाला था, एक ये वाला था, एक और था। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवाया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका हुआ है। देखिए इसमें तो निम्नलिखित में से कौन सा है, मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका पर्कुलेशन रेट आपका हाई होगा, ठीक है, उसका जल धारण क्षमता क्या होता है, कम होता है। मतलब जिसमें जो जल को धारण नहीं कर सकता है ज़्यादा, तो उसका पर्कुलेशन रेट हाई होता है। जैसे कि आपका बलुआ मृदा के कण क्या होता है, बहुत बड़े बड़े होते थे, तो इसमें जल क्या होता है, इसका जल धारण नहीं करेगा, जल डालेंगे तो तपाक से यह धरती के अंदर आ जाएगा, चाहे इस मृदा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका पर्कुलेशन रेट हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो होता है। ठीक है, और देखिए गुड एरिएशन भी होगा। गुड एरिएशन की बात करें तो इसमें हवा भी आसानी से क्या होता है, पास कर जाएगा। बड़े बड़े कण होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो हवा भी चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका तो तीसरा ऑप्शन लो होल्डिंग कैपेसिटी, अच्छा यहाँ पर पुअर एरिएशन, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 89 का दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, यानी कि ओपन बुक असेसमेंट की बात कर रहा है। देखिए परीक्षाओं में अधिक अंक, देखिए अरे यही क्वेश्चन आपका आंसर है कि अधिक अंक परीक्षाओं में लाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन सही है, पहला। तो उम्मीद है कि साइंस का क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा आया है, कल भी अच्छा आया होगा। तो देखिए साइंस में कितने मार्क्स आते हैं, आप लोग मैसेज करके बताइएगा। भाई इतना मेहनत भी लगा है पढ़ाने में, तो अपना बताइएगा कैसा एग्ज़ाम गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।